नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट के इस खास कार्यक्रम बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए बिहार की बड़ी खबरों के बारे में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, स्वागत है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं समान से वरिष्ठ पत्रकार दीनबंधु जी। दीनबंधु जी, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे मनीष वत्स जी भी आज हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। बिहार में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेजी से तेज होती जा रही हैं। निरंतर कुछ ना कुछ नई बातें हो रही हैं। आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तेजस्वी यादव। तेज प्रताप ने ट्वीट करके ये क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। लालू ने तेज प्रताप को बुलाया था कुछ समझाने के लिए, लेकिन तेज प्रताप एक चीज सुलझाते हैं, दूसरी चीज उलझाते हैं, तो इसी में चल रहा है। और विपक्ष ने प्रश्न भी उठाया है कि जो अनुशासन समिति है राजद में, वो क्या लालू परिवार के अलावा अन्य लोगों के लिए है? लालू परिवार पर कोई अनुशासन लागू होता है या नहीं होता? वरिष्ठों का सम्मान होता है या नहीं होता? तो ये सब कुछ चर्चाएं बनी हुई हैं। आज हम बात करेंगे सिवान की भी, क्योंकि दीनबंधु जी जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले मनीष जी, सोशल मीडिया पे आज की क्या है महत्वपूर्ण खबरें, ये बताएं। जी, सोशल मीडिया पे तो कल दिन भर एक इंटरव्यू, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू छाया रहा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार से ही है, उनसे संबंधित मामला था। और एक न्यूज चैनल ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि इंटरव्यू फिक्स था और जो सवाल पूछे गए थे, जो सवाल पूछे जाने चाहिए तो पूछे नहीं गए, बल्कि एक मैनर में, मतलब फिक्स सवाल उनसे पूछे गए जिनका कोई इस केस से लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं था। जिसमें कि कई तरह के उससे भी सवाल उठ रहे हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मानसिक अवस्था के बारे में जो टिप्पणी की गई, और जिस तरह से टिप्पणी की गई थी कि उनको हवाई जहाज से डर लगता है, जबकि कई फोटो सामने आए हैं जिसमें वो हवाई जहाज उड़ाते हुए दिख रहे हैं या हवाई जहाज में बैठे हैं। तो ये चर्चा सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा कल थी। इसके अलावा कल थोड़ा मुलाकात का दौर रहा बिहार की राजनीति में। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और ऐसा लग रहा है कि उनकी राजग में वापसी लगभग फाइनल हो गया है, और उनकी जो शर्तें होंगी शायद जेडीयू ने मान लिया, या जो भी आपस में उनकी बातें हुई। हालांकि मांझी ने इस बात से इनकार किया और बोला कि एक औपचारिक मुलाकात थी। हालांकि उनके प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि नहीं, राजनीतिक मुलाकात थी। तो क्या बात थी, ये तो मांझी और हम पार्टी और जेडीयू में बता सकती है। दूसरी मुलाकात की खबर तेज प्रताप यादव की थी, जिन्होंने लालू यादव से कल रांची में मुलाकात किया था। रघुवंश प्रसाद को लेकर जो टिप्पणी तेज प्रताप ने की थी, उसको लेकर लालू यादव ने तेज प्रताप को बुलाया था। सोशल मीडिया पे तीसरी खबर ये चल रही है कि तेजस्वी यादव शायद आइसोलेशन में चले गए हैं। उनके सहयोगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद से वो अभी होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन हो रखे हैं। हालांकि उनके पास मिलने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन वो किसी से मिल नहीं रहे हैं। जब उनके घर के पास टिकट मांगने वालों का जमावड़ा लगा रहता था और लगा था, लेकिन उन्होंने सबसे मिलने से इनकार किया। लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद कोई कोरोना से संबंधित मामला है, इसके कारण तेजस्वी यादव मिल नहीं पा रहे हैं। रघुवंश प्रसाद की टिप्पणी पे और लालू यादव से तेज प्रताप की मुलाकात पे सुशील यादव ने व्यंग किया। उन्होंने कहा है कि जिस बड़े बोले बेटे को लालू प्रसाद ना ग्रेजुएट बना पाए, ना प्रधानमंत्री मोदी की चमड़ी उधेड़ देंगे जैसे बयान चंद्रिका राय कौन है, जैसे लंपट बयान देने से रोक पाए, उसे रांची बुलाकर कौन सा मंत्र कान में फूंक देंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि राजद में अभी तक किसी तरह की कोई अनुशासन वाली बात नहीं। अगर अनुशासन समिति है तो फिर क्या और लालू परिवार के बाहर के लोगों पर भी सिर्फ कार्रवाई करती है? क्या वो लालू परिवार के लोगों पर कार्रवाई नहीं करती? इसी तरह से इस तरह की टिप्पणी सुशील कुमार मोदी ने उन पे की है। जी, तो सोशल मीडिया में बेसिकली यही सारी खबरें। इसके अलावा तेजस्वी यादव का एक ट्वीट है, जो कि बाढ़ और कोरोना और बेरोजगारी
और जो अभी लिस्ट आया था सबसे गंदे शहर बिहार में है, इस पर उन्होंने ट्वीट किया है। और 15 वर्ष में हजारों करोड़ के घोटालों की बात, लगभग 57 की बात अपनी ट्वीट में तेजस्वी यादव ने की है। जी जी रवि जी, इससे पहले कि हम दीनबंधु जी से सिवान के बारे में चर्चा करें, मैं बस एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि कल से जिस प्रकार से मनीष ने भी बताया, एक इंटरव्यू बहुत चर्चा में है। हमारे लिए थोड़ी सी उस पर बातचीत करना इसलिए लाजमी हो जाता है, वो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है। पहले उसको पागल करार देने की कोशिश हुई और हम लोगों ने देखा किस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने पूरे केस को रफा दफा करने की कोशिश करी। अब उसको पागल, नशेड़ी, वुमनाइजर, इस तरीके के खिताबों से भी नवाजने की कोशिश की जा रही है और उसकी छवि इस तरीके के बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इंटरव्यू हुआ एक प्रायोजित इंटरव्यू, जो लग रहा है, दिख रहा है, क्योंकि कोई ग्रिलिंग नहीं थी, कोई सवालों में दम नहीं था। बस ये था कि ये बता दिया गया था ये पूछना, और उस लड़की ने भी वही जवाब दिए जो बिल्कुल उसको सामान्य तरीके से देने थे। कहीं उस लड़की की भूमिका और किसी चीज के बारे में बात नहीं। लेकिन मेरा सवाल इससे अलग है, कुछ जुड़ा हुआ। ये जिस तरीके से आज की तारीख में खुलकर मीडिया हाउसेस या बड़े जर्नलिस्ट पार्टी बन रहे हैं किसी पक्ष की, ये क्या उचित है क्या पत्रकारिता में? इसमें एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, फिर हम सिवान चलेंगे दीनबंधु जी के साथ बात करने के लिए इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, बिल्कुल आपने एक बहुत सही प्रश्न उठाया। आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं, खासतौर पर टीवी न्यूज चैनलों में जिस तरह से फेस ऑफ की स्थिति बनी हुई है, जैसे कि बिल्कुल गलवान घाटी में आप कल्पना कर सकते हैं जो भारतीय जवान और चीनी सैनिकों के बीच की जो स्थिति बनी हुई थी कुछ दिन पहले तक, वैसा ही फेस ऑफ टीवी चैनलों में खासतौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद के हालात की विवेचना को लेकर बना हुआ है। और मुझे अतुल जी बिल्कुल ये लगता है कि इस पूरे मामले पर मीडिया के जो वरिष्ठ लोग हैं, मीडिया से जुड़े हुए जो 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 यूनियन है, जो संगठन है, उनको बहुत गंभीरता के साथ एक विचार करना चाहिए। क्योंकि सेल्फ गवर्नेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, खोजी पत्रकारिता के नाम पर, हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी 90 के दशक से कुछ पहले, तो उस समय खोजी पत्रकारिता को लेकर जो वरिष्ठ पत्रकार थे उस समय के एस पी सिंह, राजेंद्र माथुर और बहुत सारे समकालीन उनके जो पत्रकार थे, उनमें एक बड़ी बहस और बड़ी तीक्ष्ण बहस खोजी पत्रकारिता को लेकर छिड़ी थी। लेकिन हमने बाद में देखा कि वो धीरे धीरे डाइल्यूशन की तरफ आ गई। और अब ये जो इस टीवी न्यूज चैनल सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर के, पक्ष को लेकर के और आरोपियों को लेकर के जिस तरह बिल्कुल आमने सामने भिड़े हुए हैं, ये स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ा सीमा रेखाएं जो मीडिया की हैं उसको पार करती हुई, लक्ष्मण रेखाएं जो हैं उसको पार करती हुई मुझे नजर आती हैं। अब कोई बहुत लंबी टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमारे साथ, जैसा आपने बताया, सिवान से हमारे पत्रकार मित्र जुड़े हुए हैं। उनसे आप जरा राजनीतिक परिदृश्य क्या है सिवान और आसपास का वो पूछें। बाकी अतुल जी, मैं ये जरूर चाहूंगा कि एक पूरा कार्यक्रम हम मीडिया के जो बर्ताव है, बदला हुआ बर्ताव हो, उसको लेकर जरूर एक रिकॉर्ड करें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीनबंधु जी, आपका स्वागत है। और क्योंकि बिहार में अब राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और कोरोना, बाढ़ और चुनाव होंगे नहीं होंगे, इसके बीच में लगभग अब ये तय है कि चुनाव हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सिवान का जो एक समीकरण है फिलहाल, क्योंकि सिवान शहाबुद्दीन का इलाका माना जाता है, शहाबुद्दीन जी का प्रभाव बहुत वहां माना जाता है, तो आपसे ये समझना चाहेंगे पुराने चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, जो पिछले चुनाव हुए थे 2015 के, उसके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में सिवान की क्या स्थिति है? जी नमस्कार। सिवान, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि सिवान में चुनाव होंगे, तो शहाबुद्दीन फैक्टर एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा वर्तमान स्थिति की। जैसे कि पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, सिवान में भी कोरोना की स्थिति काफी गंभीर है। दूसरी बात, सिवान के करीब 2 ब्लॉक पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में है, गोरियाकोठी और नवीगंज, लकड़ी नवीगंज। इसके अलावा भगवानपुर,
बसतपुर और महाराजगंज, ये इलाके भी आंशिक रूप से कहें कि बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में जब चुनाव की बात हो रही है तो हम इसको दरकिनार करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहां भी बड़ी तादाद में लोग हैं। अगर वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, वोट नहीं देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो एक उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि हर किसी की भागीदारी इसमें जरूरी है। सिवान में दो लोकसभा सीट आते हैं, एक महाराजगंज और दूसरा सिवान। सिवान में 6 विधानसभा है, जिसमें सिवान सदर, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा और बड़हरिया, ये 6 विधानसभा सिवान के अंतर्गत आते हैं, सिवान लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा महाराजगंज जो है उसमें महाराजगंज और गोरियाकोठी, तो यहाँ पे प्रभाव दोनों लोकसभा का रहता है, यानी कि 2 एमपी का सिवान पर बराबर कहें कि भूमिका रहती है। यहाँ के जो टिकट वितरण होते हैं उसमें भी इनकी भूमिका होती है, और जातिगत समीकरण में भी जो इनकी जो दखल अंदाजी होती है, ये भी दोनों सांसदों की होती है। वर्तमान में सिवान से जदयू की कविता सिंह सांसद हैं, वहीं महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिकरवाल बीजेपी के सांसद हैं। अब हम बात करेंगे सिवान विधानसभा की, तो सिवान सदर जो विधानसभा है उसमें व्यासदेव प्रसाद यहाँ से विधायक हैं। 2015 में इनको 55,156 मत मिले थे, यानी 35% वोट इनको मिला था। वहीं 2015 में जदयू और राजद ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तब 51,622 वोट बबलू प्रसाद को मिला था, यानी कुल 32.78% वोट। आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि बबलू प्रसाद जदयू से चुनाव लड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो शहाबुद्दीन के पसंद थे। यानी कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि शहाबुद्दीन के इच्छा के बिना राजद में किसी को टिकट मिलना अब तक संभव नहीं हो सका है। और विधानसभा में क्या स्थिति है इस समय और क्या समीकरण है फिलहाल? सिवान लोकसभा में 2015 में राजद और जदयू ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसमें सिवान जो सदर सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। इसके बगल में जीरादेई जो कि जदयू के रमेश सिंह कुशवाहा वहां से विधायक हैं। दरौली में सीपीआई के विधायक हैं सदेव राम। रघुनाथपुर में आरजेडी के विधायक हैं हरिशंकर यादव। दरौंदा विधानसभा में पहले जदयू की जो अभी सांसद हैं वो वहां की विधायक थी कविता सिंह। उनके सांसद चुने जाने के बाद वहां पे उपचुनाव हुए थे, और उपचुनाव में उनके पति को जदयू ने उम्मीदवार बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक बागी उम्मीदवार करणजीत सिंह ने वहां निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल किया और वो वहां से चुने गए। इसके अलावा मैं बात करूं बड़हरिया की, तो बड़हरिया से नीतीश कुमार के बहुत चहेते, बहुत करीबी माने जाने वाले श्याम बहादुर सिंह वहां से विधायक हैं। अब महाराजगंज लोकसभा की मैं बात करूं तो वहां के जो 2 विधानसभा हैं गोरियाकोठी और महाराजगंज। महाराजगंज से अभी जदयू के हेम नारायण शाह विधायक हैं, और गोरियाकोठी से अभी सतदेव सिंह विधायक हैं। सतदेव सिंह पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, संघ के तृतीय वर्ष प्रशिक्षित हैं, लेकिन बाद के समय में वो आरजेडी ज्वाइन कर लिए और वर्तमान में वहां से गोरियाकोठी से विधायक हैं। जी जी, इसमें एक चीज समझने वाली है, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो पिछला कार्यकाल रहा है, और आप देख रहे हैं कि समीकरण बदल गए हैं, गठबंधन भी बदल गए हैं। पहले जो विरोध में लड़े थे अब वो पक्ष में मिलकर लड़ेंगे, और जो पहले पक्ष में थे अब विरोध में हो जाएंगे। मतलब जेडीयू आरजेडी की जगह अब जेडीयू बीजेपी, जो कि पुराना अलायंस है। तो ये जो ओवरऑल जो आपने एक आंकड़ा हमें दिया था कि सिवान में 35% जो वोटों के साथ जो आपने बताया था कि कैंडिडेट जीता था, आप ओवरऑल अभी क्या मुद्दे और क्या क्या अगर ये समीकरण बदलते हैं तो क्या स्थिति देख रहे हैं इन 8 विधानसभा सीटों पर? देखिए, यहाँ
सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत की थी, यहाँ पे शहाबुद्दीन फैक्टर। सिवान में आरजेडी से जो भी उम्मीदवार होगा, वो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन जिसको चाहेंगे उसको ही टिकट मिलेगा। सिवान में आरजेडी के अभी जो कद्दावर नेता हैं, जो पहले कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, औध बिहारी चौधरी, उनको 2010 के चुनाव में यहाँ से उनको आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। जबकि जब 15 में चुनाव हुए, जब जदयू और राजद दोनों एक साथ चुनाव लड़े थे, तो औध बिहारी चौधरी को उस समय टिकट नहीं मिला था और उस समय बबलू शाह को टिकट मिला था जदयू से। जैसे कि नाराज होकर औध बिहारी चौधरी भी यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उस समय औध बिहारी चौधरी 33 स्थान पर थे, लेकिन उनकी क्षेत्र में पकड़ काफी है, उनकी अपनी उनकी वोट है, जिसके बदौलत उनको भी करीब 28,000 वोट उनको खुद अपने बदौलत मिला था। 28,450, यानी 18% वोट अकेले अपने बदौलत लेके आए थे निर्दलीय उम्मीदवार। जबकि बबलू जो प्रसाद, जो यहाँ से जदयू के उम्मीदवार थे, वो पहले नगर परिषद के यहाँ पे चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने काफी काम किया था सीवान में। उनको 51,622 वोट मिला था, यानी 32.78% वोट आरजेडी और जदयू दोनों के गठबंधन में उन्होंने हासिल की थी। तो यहाँ बीजेपी का परसेंटेज क्या था, क्योंकि ये भी देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी यहाँ पे 35% वोट के साथ 55,156 वोट उनको मिला था, जो वर्तमान विधायक हैं। तो 55,000 वोट बीजेपी को अकेले अगर किसी सीट पर मिला है, और अगर जेडीयू और वो वोट अब जुड़ता है, तो मुझे लगता है कि इस सीट पर संभावनाएं इस गठबंधन की शायद बन सकती है ना। समीकरण किस प्रकार के रहेंगे सिवान में? जी, सिवान की मैं बात करूं तो सिवान का ये सौभाग्य रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इसी उनका जन्म धरती सिवान रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, खुदा बख्श को कौन नहीं जानता है, खुदा बख्श भी इसी सिवान की धरती से रहे हैं। मौलाना मजरूल हक की एक कर्म धरती रही है। बावजूद बाद के समय में यहाँ की जो राजनीतिक है वो विकास से विमुख होकर यहाँ अपराध और अपराधियों का वर्चस्व बढ़ गया। सिवान को एक नई पहचान मिली अपराधियों की वजह से, जिसमें एक बड़ा नाम शहाबुद्दीन का था। शहाबुद्दीन यहाँ पे बहुत बड़े फैक्टर थे और फिलहाल भी मैं कहूंगा कि उनका जेल में रहते हुए भी काफी वर्चस्व है। वो पार्टी में बहुत पकड़ रखते हैं। यहाँ पे उनके इच्छा के बगैर आरजेडी किसी को उम्मीदवार नहीं बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं तकरीबन हर विधानसभा में सक्रिय हैं। वो अपना विकल्प तैयार करके बैठी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे अकेले चुनाव लड़ने की भी नौबत आए तो हर विधानसभा से अपने मजबूत प्रत्याशियों के साथ चुनावी समर में उतर सकती है। जदयू की मैं बात करूंगा, जदयू का भी यहाँ पे संगठन में अच्छी पकड़ है। जदयू के भी कार्यकर्ता सक्रिय हैं। जदयू यहाँ सेकंड कह सकते हैं कि लार्जेस्ट जिनका संगठन में मजबूत पार्टी है वो जदयू है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यहाँ बहुत ही खराब है। कांग्रेस का संगठन बहुत कमजोर है। कांग्रेस को हमेशा यहाँ चुनाव लड़ने के लिए एक बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। वो बैसाखी चाहे आरजेडी के रूप में हो या कोई और हो, वो अकेले यहाँ पे चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। दीनबंधु, आपने जैसे कहा कि बीजेपी अगर चाहे या ऐसा समय उपस्थित हो कि उनको सारे विधानसभा क्षेत्रों में अपने दम पर चुनाव लड़ना पड़े, तो बीजेपी, आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह तैयार है। तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्या ऐसा सवाल है कि जबकि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जो बिहार प्रभारी हैं, सब लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्हीं की अगुवाई में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसा क्या संकेत कोई मिल रहा है? कोई क्या है ऐसा जो कि आपको ये कहना पड़ा कि बीजेपी अगर
अकेले दम पर भी चुनाव लड़े तो वो तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यहाँ पे पिछले जो नीतीश कुमार का 2010 के बाद का कार्यकाल रहा है, निश्चित रूप से उस कार्यकाल में लोगों को काफी निराशा हुई है। 2005 से 2010 तक जो 5 साल का उनका पहला कार्यकाल था, पहला टर्म था, उसमें निश्चित रूप से लोग काफी संतुष्ट थे, लोग काफी खुश थे, विकास की बातें हुई और यहाँ बिहार में विकास की ही बयार बही। यहाँ लोगों को ये उम्मीद थी कि बहुत सारे कल कारखाने लगेंगे, रोजगार के अवसर नए यहाँ पे उत्पन्न होंगे। लोगों को अब जो दिल्ली पलायन करना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, पंजाब जाना पड़ता है, शायद उससे मुक्ति मिलेगी और घर के पास उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन 2010 के बाद जब चुनाव आए, तो उस समय लगने लगा कि अब ये स्थिति अभी तक नहीं हो पाई। लोगों ने पहले संतोष किया कि शायद 5 साल के टर्म में इन्होंने जो काम किया है, अगला 2010 से जो ये 15 का जो टर्म था, नीतीश सरकार की दूसरी थी, उसमें शायद उस काम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लोगों को काफी निराशा हाथ लगी। तब 2015 का चुनाव हुआ, उस चुनाव का समीकरण ही बिल्कुल बदल गया था। आपने देखा होगा यही वजह था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त मिली थी। भले चुनाव राजद और जदयू दोनों लोग मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ा और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो यहाँ एक्टिव हुआ। यहाँ हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया, सीट भी अच्छा यानी उन्होंने प्राप्त किया। जी जी। मैं बात करूंगा सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ विकास की, तो विकास की फिलहाल बातें अब गौण सी हो गई है। यहाँ विकास की कोई बात नहीं हो रही। चुनाव में भले दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत जो देखने को मिलता है उससे बहुत निराशा हाथ लगती है। कोई कल कारखाना, कोई चीनी मिल यहाँ नहीं शुरू हुआ। जो भी फैक्ट्री, जो भी इंडस्ट्रियल यहाँ पे हब थे, वो सारे के सारे खंडहर के रूप में दिख रहे हैं। ऐसे में लोग सरकार से बहुत नाराज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है और जदयू, उनकी जो गठबंधन है वो बिहार में संकेत दे रही है कि साथ चुनाव लड़ने की। उन्होंने कह दिया है कि साथ चुनाव लड़ेंगे, जबकि जमीनी स्तर पे बात करेंगे तो यहाँ के कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि नीतीश के साथ वो चुनाव में उतरे। जी, बहुत बड़ी बात अभी आपने दीनबंधु जी कही है। अनीता जी, इस पर आपकी त्वरित एक टिप्पणी चाहेंगे कि जो बात दीनबंधु जी ने कही है कि भाजपा के जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो नहीं चाहते कि नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, और क्योंकि उसका कारण भी उन्होंने बताया कि जो एक विकास की बयार दिखनी चाहिए थी वो नहीं है और कहीं ना कहीं इसके लिए नीतीश उत्तरदायी है। आप क्या कहना चाहेंगे कि ये समीकरण क्या बताते हैं? देखिए तो जी, आपके कार्यक्रम में मैं पहले भी बोलती रही हूँ कि नीतीश का स्पार्क जो है वो बिल्कुल जनता के बीच से नगण्य हो चुका है और बहुत बड़ा स्पेस सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पे क्रिएट हो रहा है। चाहे तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तराशते हुए इसको इनकैश कर सकती है और ये चुनाव अपने नाम कर सकती है, क्योंकि आरजेडी में लीडरशिप की कमी हो गई है। कांग्रेस जीरो की स्थिति में है। बाकी जो छोटी माटी पार्टियां हैं उनका कोई जनाधार बहुत बड़ा नहीं है कि वो बड़े लेवल पे आके एक मुख्यमंत्री का चेहरा बन के और एक अलग से सरकार दे सके और बीजेपी उनके सामने झुक सके। तो बीजेपी यहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी है और बीजेपी के लिए यहाँ पे खुला मैदान है। अगर वो बीजेपी चाहे तो वो आगे बढ़ सकती है अपने दम पे, लेकिन बीजेपी अपने एथिक्स को फॉलो कर रही है। बीजेपी क्योंकि जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन के साथ पिछला विधानसभा चुनाव में वो लोग आए थे, उसके बाद फिर से नीतीश कुमार जब आरजेडी से त्रस्त होकर बीजेपी में शामिल हुए थे, तो बीजेपी अपनी तरफ से कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकना चाहती है जिससे जनता ये कहे कि इन मौके पर बीजेपी ने अपने साथी को छोड़ दिया। ये नीतीश की जिम्मेदारी है कि वो साथ किस तरह से निभाते हैं या फिर अलग अपनी राह चलते हैं। ये नीतीश को निर्णय लेना होगा। ये नीतीश तय करेंगे कि आखिर कौन सी राह वो जाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी अपने साथी के साथ, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भी लाख तलखियों के बीच उन्होंने पुराने साथी का दामन नहीं छोड़ा। ये वो साथी थे जो उनका दामन छोड़े। तो बीजेपी अपने साथी का, अपने दोस्त का
साथ जो है वो अंत तक निभाना चाहती है, जानती है। ये और बात है कि जब वो साथी थोड़ी दगाबाजी कर जाता है या मतभेद हो जाता है तो अपनी राह चुनता है, तो बीजेपी उसमें उसको फ्री दे देती है कि ठीक है आप जाइए, हमारे लिए हम अपने रास्ते खुद तलाशेंगे। लेकिन मैं दीनबंधु जी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अभी जो सिचुएशन है बिहार की, वहां पे आरजेडी कहीं नहीं स्टैंड कर पा रहा है। नीतीश का लीडरशिप जो है उससे जनता बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गई है। तेजस्वी लीडर के रूप में स्वीकार्य नहीं है और मांझी, पासवान, चिराग ये बुलबुले की तरह हैं जो चुनाव के समय में उभरते जरूर हैं, लेकिन उसके बाद वो बुलबुला फट जाता है और फिर वो किसी और पानी में मर्ज हो जाते हैं, चाहे पानी इस तरफ का हो या उस तरफ का हो। तो ये मर्जिंग वाली पार्टी है, जो वोट कटुआ पार्टी है। अगर ये अपने दम पे लड़ेंगे भी तो जीतेंगे नहीं, हाँ वोट काट सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब मुझे लगता है कि न पासवान, अगर एलजेपी भी अलग जाती है तो वोट कटुआ के रूप में नहीं आएगी। जो उनकी तथाकथित सीट है वो जरूर वो जीत जाएंगे, लेकिन बाकी जगहों पे उनका कोई चमत्कार नहीं हो पाएगा। मांझी तो बिल्कुल ही खत्म है। वैसे ही बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनका भी यही हाल है। कांग्रेस अपने आप को बढ़ाना ही नहीं चाहती, अपने आप को उभारना ही नहीं चाहती। कोई प्रयास नहीं उनके तरफ से है, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। लीडरशिप में बदलाव होना चाहिए लेकिन वो बदलाव कर नहीं पा रहे हैं। सेंटर में आपस में ही कांग्रेस में गुत्थागुत्थी चल रही है, कभी मान जाते हैं, फिर कभी रूठ जाते हैं, कभी फिर स्टेटमेंट, अभी फिर गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं जो शीर्ष नेतृत्व है उसके खिलाफ, और बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ रहा तो 50 साल तक कांग्रेस को अपोजिशन में ही बैठना पड़ेगा। जो पार्टी खुद ये स्वीकार कर रही हो उसके लिए कहां से स्पेस हो सकता है, और जो जनता के बीच जाने में विश्वास नहीं कर रही हो। तेजस्वी जो बचकानी हरकतें करते रहते हैं या जो करते भी है तो अभी वो मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं है कि जनता में विश्वास जगा सके। ऐसे में नीतीश जिन्होंने एक खालीपन जनता के मन में क्रिएट किया है, जो उम्मीदों का तार था उसको तोड़ने का काम किया है, उसको जोड़ने के लिए बीजेपी एक बहुत बड़ा जरिया है और बहुत बड़ा स्पेस है बीजेपी के लिए। बीजेपी को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि आखिर कौन सा वो रास्ता डाले ताकि बिहार को परिवर्तन की जो जरूरत है वो परिवर्तन माकूल मिल पाए। जी अतुल जी बिल्कुल। अब हमारे पास क्योंकि समय कम है और लेकिन दिलचस्प चर्चा है, और अनीता जी ने जो प्रश्न उठाया है, दीनबंधु जी का भी जो कहना था कि भाजपा अगर चाहे तो अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है और विजयी हो सकती है, इस बात की संभावना है क्योंकि जनता पसंद कर रही है। अनीता जी ने जो बात कही उसमें मैं एक छोटी सी बात जोड़ता हूँ, तो क्या ऐसी भी संभावना बनती है कि नीतीश इस बार गठबंधन रहे लेकिन नीतीश बैक सीट पर हो और वो रास्ता खाली करें बड़े भाई के लिए, क्योंकि भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और नेतृत्व उसको क्या देने की स्थिति बन सकती है, कहीं क्या ऐसी भी स्थिति हो सकती है, ये भी देखना होगा आने वाले समय में क्या और समीकरण बनेंगे, क्योंकि अभी गठबंधनों के बनने बिगड़ने का सिलसिला जारी है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं, आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ईमेल करें biharupdate@gmail.com पर। आप हमारा मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बिहार अपडेट का, और हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपकी राय को अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आज की चर्चा में बने रहने के लिए रवि जी आपका धन्यवाद, अनीता जी आपका धन्यवाद, दीनबंधु जी सिवान से हमारे साथ जुड़े उनका भी धन्यवाद, और मनीष वत्सी आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।